हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज दोस्तों एजुकेशन मैनेजमेंट के जो दूसरा जो चैप्टर था उसका नेक्स्ट वीडियो है। एजुकेशन मैनेजमेंट पर हम लोगों ने पहले चैप्टर पर 4 वीडियो बनाए थे और दूसरे चैप्टर पर हमने 2 वीडियो बना दिए। एजुकेशन मैनेजमेंट पर अभी तक 6 वीडियो आ चुके हैं। आज 7वां वीडियो है और आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा दूसरा, और इसके बाद कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। मित्रों, एक हम लोग 2-3 दिनों में एक नया प्रयास कर रहे हैं और करंट जीके से संबंधित समस्या का समाधान कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जुलाई में है। इसका मतलब यह है कि हमें कम से कम 8 महीने का करंट जीके याद करना होगा। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए 8 महीने का, यानी जनवरी से जून तो इस साल का हो गया, और पीछे के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर से स्टार्ट करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के, वो 9 महीने के कुल 18 वीडियो बनाऊंगा। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि उन 18 वीडियो से करंट जीके का कोई भी क्वेश्चन शायद बाहर नहीं जा सकता। 1 महीने के 2 वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसमें से एक वीडियो राजस्थान जीके का होगा और एक वीडियो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल का होगा। और दोस्तों, हम लोग प्रति सप्ताह 3-4 वीडियो वो डालेंगे करंट जीके के। तो आप लोग करंट जीके के लिए भी तैयार हैं। 5-7 दिनों के अंदर हम लोग एक आपके लिए मैटर डाल देंगे, क्योंकि वो पहले तैयार भी करना पड़ेगा। तो करंट जीके से संबंधित समस्या का समाधान हो जाएगा और मंथली करंट जीके आप लोगों के सामने आएंगे। 1-1, 1.5 घंटे के वीडियो वो बनेंगे। मुझे विश्वास है दोस्तों, इससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आज दोस्तों हम लोग आगे की बात कर रहे हैं और वो चर्चा कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन मैनेजमेंट में राजस्थान में शैक्षिक संगठन पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने राजस्थान में शैक्षिक संगठन पर अभी तक संगठन पर चर्चा की। हालांकि क्वेश्चन वहां से बनता है, लेकिन फिर भी हम आगे से थोड़ी सी और चर्चा कर रहे हैं। और ये पॉइंट्स है कि राजस्थान में कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं शिक्षा से संबंधित, और वो क्या काम करती हैं, उन पर चर्चा करें हम लोग। तो आप लोग यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रमुख संस्थाएं, इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, प्रमुख संस्थाएं। इन संस्थाओं के मैं आपको कार्य बताता जाऊंगा। नंबर 1, ये हम लोग नंबर 1 में प्रमुख सरकारी संस्थाओं की बात करेंगे। दोस्तों, 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, सरकारी संस्थाएं और एक होती है ऑटोनोमस, यानी स्वायत्त शासित संस्थाएं। स्वायत्त शासित संस्थाएं वैसे सरकार के अधीन ही होती है, लेकिन स्वायत्त शासित संस्था के डिसीजन खुद के होते हैं और सरकारी संस्था सरकार के डिसीजन पर चलती है। तो आपको याद रखना है, जो सरकारी संस्था होगी उसके नाम से पहले आपको या तो निदेशालय मिलेगा। निदेशालय जैसे बीकानेर निदेशालय, हमारा प्रारंभिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय, या आपको पंजीयक शब्द मिलेगा, रजिस्ट्रार। तो निदेशालय और जो रजिस्ट्रार होते हैं, जितने पंजीयक होते हैं, ये सारे सरकारी संस्थान होती हैं। और जो स्वायत्त शासित संस्था होती है, वहां दोस्तों आप लोगों को बोर्ड, निगम, परिषद मिलेगा। बोर्ड, निगम, परिषद, ऐसे शब्द आपको स्वायत्त शासित संस्थान यानी ऑटोनोमस में मिलेगा। खैर, मैं आपको एक एक बताता जाऊंगा। अभी आप लोगों को पहले सरकारी संस्थाओं पर चर्चा करनी है। सरकारी संस्थाओं में पहली संस्था है निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भी बात कर सकते हैं हम लोग, बीकानेर। मित्रों, प्रारंभिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा अलग अलग शब्द है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 8 तक। प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है कक्षा 1 से 5 तक। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है 1 से 8 तक। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कक्षा 1 से 8 तक के लिए काम करता है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का, उनका रिकॉर्ड रखना, उनसे संबंधित काम करवाना, जो भी प्रोग्रेस करवानी है और है। 2 नंबर बात, पोषाहार का कार्य भी निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के पास है। पोषाहार यानी मिड डे मील,
मिड डे मील का कार्य भी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ही करता है। दोस्तों, दूसरी संस्था है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय नाम से ही पता चल रहा आप लोगों को। एक नंबर बात तो ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है बीकानेर में। माध्यमिक शिक्षा का अर्थ होता है कक्षा 9 से 12। माध्यमिक स्कूल का मतलब 10वीं तक है और कक्षा 9 से 12 तक का जो भी कार्य है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन आता है। 9 से 12 तक माध्यमिक शिक्षा का उत्थान करना, उनके बच्चों का रिकॉर्ड रखना, ये सारा काम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है। तीसरा कार्यालय पंचायती राज निदेशालय। पंचायती राज निदेशालय जयपुर में है। पंचायती राज निदेशालय जयपुर दोस्तों पहले ये 3rd ग्रेड की नियुक्ति किया करता था। 3rd ग्रेड की नियुक्ति, 3rd ग्रेड के लिए एग्जाम करवाना, ये सारा काम ये करता था। वर्तमान में 3rd ग्रेड का एग्जाम रीट के थ्रू होता है। 3rd ग्रेड एग्जाम होता है वो रीट के थ्रू होता है और यह काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर करता है, यानी BSER करता है। दोस्तों, पंचायती राज निदेशालय का पहले पोषाहार वितरण का काम भी हुआ करता था। पोषाहार वितरण पहले होता था, वर्तमान में यह काम प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय करता है। तो ये अभी तक के 3 निदेशालय हैं। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर में है, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में है, पंचायती राज निदेशालय जयपुर में है। आप लोग इतना मैटर याद नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद अब आता है बहुत महत्वपूर्ण निदेशालय पंजीयक। पंजीयक कहते हैं रजिस्ट्रार। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, यानी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर में है ये ऑफिस। मित्रों, ये जो ऑफिस बीकानेर में है इसका काम मुख्य रूप से BSTC जो हुआ करती है, बेसिक स्कूल टीचर कोर्स की परीक्षा आयोजित करवाना इसका मुख्य कार्य था। हम इस पर पूरे पर एक बार चर्चा करते हैं। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा ये जो कार्यालय है, एक नंबर बात, ये स्वतंत्र और राजकीय कार्यालय है, यानी ये सरकारी कार्यालय है, राजकीय कार्यालय है। 2 नंबर बात दोस्तों, इसकी कार्य प्रणाली अन्य सरकारी संस्थाओं से भिन्न है। अब मैं ये बताता हूं आपको कैसे संस्थाओं से भिन्न है। कैसे? आप सोचो, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर है, इसका काम परीक्षा आयोजित करवाना नहीं है। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर जो है वो सरकारी संस्था है, उसका काम है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित उत्थान के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करना, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित बच्चों का रिकॉर्ड रखना या पोषाहार का काम है। लेकिन आप इस पर देखेंगे तो इसका काम क्या है? BSTC की परीक्षा करवाना। तो दोस्तों, BSTC की परीक्षा साल में एक बार निश्चित होती है, तो उसी टाइम पर इस निदेशालय को परीक्षाएं आयोजित करवानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल करवाने पड़ेंगे, उनका परिणाम घोषित करना पड़ेगा। तो ये सारा काम एक पैटर्न से और सही समय पर फिक्स टाइम पर होता जाएगा। इसलिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं एक महत्वपूर्ण कार्यालय है। इसकी कार्य प्रणाली अन्य सरकारी संस्थाओं से भिन्न होने का कारण यह है कि यह विभागीय परीक्षाएं आयोजित करवाता है। विभागीय परीक्षाएं मित्रों साल में एक बार करवानी पड़ती है। मार्च में मान लो एग्जाम होने हैं, फरवरी में प्रैक्टिकल होने हैं, जुलाई में रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो यह काम इस विभाग को करना पड़ेगा। इसी कारण यह विभाग
अन्य विभागों से भिन्न है, इसकी कार्य प्रणाली अन्य विभागों से अलग है। तो इसकी कार्य प्रणाली अन्य विभागों से अलग होगी। आप लोगों को यह बात भी समझ में आ गई। अब देखो आप इसका संगठन, इसमें कौन कौन होते हैं। इसका संगठन है 1+2+1। अब 1+2+1 का क्या मतलब है। एक इसका अध्यक्ष होता है, एक इसका अध्यक्ष होता है जो पहले उपनिदेशक के समकक्ष होता था। उपनिदेशक के समकक्ष मित्रों होता था, मैं ये बात कर रहा हूं। अब यह था क्यों लगाया मैंने, जिसको यह था विस्तार से समझना है तो वो पीछे वाले वीडियो देखेंगे, यानी वीडियो नंबर 5 देखेंगे तो समझ में आएगा। उपनिदेशक का पद वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और जो उपनिदेशक था वो अब संयुक्त निदेशक के समकक्ष हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं वो संयुक्त निदेशक के समकक्ष हैं। पहले ये उपनिदेशक के समकक्ष होते थे, वर्तमान में यह पद समाप्त कर दिया गया है। ये बात आप लोगों के समझ में आई। इसका अर्थ यह है कि पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाओं का जो अध्यक्ष है वो संयुक्त निदेशक के समकक्ष हो गया, जेडी यानी जॉइंट डायरेक्टर के लगभग बराबर हो गया है। 2 नंबर बात, इसमें 2 जिला शिक्षा अधिकारी रहते हैं, डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी, जो 2 पद हैं जिला शिक्षा अधिकारी के, और एक है वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी। वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी ये एक पद है। तो पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाओं में 1+2+1 एक अध्यक्ष जो संयुक्त निदेशक के समकक्ष होंगे, 2 जिला शिक्षा अधिकारी होंगे और एक वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ मतलब सीनियर, उप जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। इस प्रकार से इनका संगठन है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं एक स्वतंत्र राजकीय कार्यालय, कार्य प्रणाली अन्य संस्थाओं से अलग, संगठन 1+2+1, एक अध्यक्ष संयुक्त निदेशक के समकक्ष, 2 जिला शिक्षा अधिकारी और एक उप जिला शिक्षा अधिकारी। वीडियो पॉज करके आप लोग ये लिख सकते हैं। अब संगठन के बाद ये क्या क्या काम करता है, इस डिपार्टमेंट के कार्य, तो आप लोग स्टार बनाकर हेडिंग डाल सकते हैं कि इसके कार्य क्या है, ये क्या काम करता है कार्य। तो सबसे पहला कार्य है बीएसटीसी। बीएसटीसी का पूरा नाम होता है बेसिक स्कूल टीचर कोर्स। बेसिक स्कूल टीचर कोर्स, वर्तमान में इसका नाम, बीएसटीसी का नाम भी चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएसटीसी का नाम ये कर दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। तो बीएसटीसी यानी DELED की परीक्षाओं का आयोजन, की परीक्षाओं का आयोजन। अब दोस्तों ये तो 2 साल के कोर्स हैं, 2 साल के कोर्स है तो इनकी परीक्षाएं तो फिक्स समय पर भी करवानी पड़ेगी। 2 नंबर बात, संगीत भूषण परीक्षा। संगीत भूषण परीक्षा। 3 नंबर बात, संगीत प्रभाकर परीक्षा। संगीत प्रभाकर परीक्षाएं दोस्तों राजस्थान में 2 जगह होती है। एक स्कूल का नाम है राजकीय माध्यमिक विद्यालय। देखो 2 स्कूल है, मैं एक आपको ठीक बता रहा हूं। एक स्कूल का राजकीय माध्यमिक विद्यालय, एक स्कूल का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सॉरी उच्च माध्यमिक विद्यालय। जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, ये माध्यमिक विद्यालय रामपुरा कोटा में है। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा कोटा में,
और दूसरा स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़। इन दो स्कूलों में ये परीक्षाएं आयोजित होती है। ठीक है, तो पहला काम क्या है, DELD का यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षाएं आयोजित करवाना, संगीत भूषण की परीक्षाएं आयोजित करवाना, संगीत प्रभाकर की परीक्षाएं को आयोजित करवाना। तीसरा, अब थोड़ा सा गौर से सुनना, SC ST के उन छात्रों को छात्रवृत्ति दिलवाना, प्रतिभावान छात्रों को जो विशिष्ट संस्थाओं में प्रवेश लेना चाहते हैं। मैं एक बार आपको यहां लिख देता हूं, विशिष्ट संस्थाओं में प्रवेश के लिए SC ST के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाना। यहां एक पेज है, ये आप समझना। पहली बात, SC ST के छात्र होने चाहिए। दूसरी बात, प्रतिभावान छात्र होने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि यहाँ सभी SC ST के छात्रों को परीक्षा नहीं मिलती, ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, केवल प्रतिभावान को। यहाँ असत्य कथन में स्टेटमेंट बन सकता है कि विशिष्ट संस्थाओं में प्रवेश के लिए SC ST के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दिलवाता है पंजीयक शिक्षा विभाग। परीक्षाएं बीकानेर तो सभी के लिए नहीं है, केवल प्रतिभावान छात्रों को है। 2 नंबर बात, यह छात्रवृत्ति तभी मिलेगी जब विशिष्ट संस्थाएं जैसे कोई IIT में प्रवेश ले रहा है या कोई अन्य जो इसके क्राइटेरिया में आते हैं, उन बच्चों को ही छात्रवृत्ति देता है पंजीयक शिक्षा विभाग। परीक्षाएं बीकानेर। नेक्स्ट, 5वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन। अब मित्रों, आपको 5वीं बोर्ड परीक्षा का नाम याद रखना है। 5वीं बोर्ड परीक्षा का नाम है जिला स्तरीय अधिगम स्तर मूल्यांकन। पांचवी बोर्ड परीक्षा का आयोजन। तो 5वीं बोर्ड परीक्षा का नाम है जिला स्तरीय, यानी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा। परीक्षा और लिख सकते हैं आप लोग, परीक्षा। तो जिला स्तरीय अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन यह करवाता है। नंबर 6, पत्राचार से यानी कोर्सपोंडेंस से, पत्राचार से शिक्षण प्रशिक्षण करवाना। कोर्सपोंडेंस से शिक्षण प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों, ये सारे कार्य पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के हैं। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर का मुख्य काम है BSTC यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा करवाना, संगीत भूषण और संगीत प्रभाकर की परीक्षाएं करवाना, 5वीं बोर्ड की परीक्षा करवाना। 5वीं बोर्ड परीक्षा का नाम है जिला स्तरीय अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन। SC ST के प्रतिभावान छात्रों को विशिष्ट संस्थाओं में प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति देना, पत्राचार से ये शिक्षण प्रशिक्षण करवाना। आप लोग दोस्तों इनको नोट कर सकते हैं। ये था दोस्तों पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर। यहां तक की सारी संस्थाएं सरकारी संस्थाएं थी। अब आती है स्वायत्त शासी संस्थाएं। निजी संस्था नहीं आएगी, स्वायत्त शासी संस्था आएगी, क्योंकि निजी को इतना बड़ा काम थोड़ी सौंपा जा सकता है। समझ तो रहे हो ना आप लोग। अब आता है स्वायत्त शासी संस्था, ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त शासी संस्थाएं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स। मैंने आपको बताया कि स्वायत्त शासी संस्थाएं वो होंगी जिनके आगे या तो आपको बोर्ड मिलेगा, या आपको निगम मिलेगा, या आपको परिषद मिलेगा। परिषद यानी काउंसिल। जहां परिषद है वो स्वायत्त शासी है, जहां बोर्ड है वो स्वायत्त शासी है। तो ये हिंट है। पहला स्वायत्त शासी संस्था है राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। देखो बोर्ड आ गया, तो ये स्वायत्त शासी संस्था है।
इसकी स्थापना सन 2003 में हुई थी, जनवरी 2003 में। राजस्थान मदरसा बोर्ड की एक खास बात है, एक मैं और बता देता हूं। हमारे यहाँ राजस्थान में पंजीकृत मदरसों की संख्या है, 38 में 4 जोड़ दो 42 हो जाएगा। 38 में 4 जोड़ दो 42, यानी 3842 हमारे राजस्थान में पंजीकृत मदरसे हैं। एक आदर्श मदरसा योजना भी आई थी पिछले साल, यदि आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। आदर्श मदरसा योजना दोस्तों 500 मदरसों के लिए थी। तो अब वो पिछले बजट में थी, तो वहां से तो प्रश्न बनेगा नहीं। अब तो इस बजट का बनेगा, जिस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो स्थापना जनवरी 2003 में, मदरसों की संख्या है 3842। अब देखो दोस्तों इसका संगठन है इसका 1+15, एक अध्यक्ष एक, ये राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। 2 नंबर बात, इसके सदस्य होंगे 15, ये याद रखना आपको, और ये भी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। यही खास बात है इसकी। एक अध्यक्ष, वो भी राज्य सरकार मनोनीत करेगी, 15 सदस्य उनको भी राज्य सरकार मनोनीत करेगी। अर्थात जो ये मदरसा बोर्ड है, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, इसके कुल 16 सदस्यों में से सभी का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि मदरसा बोर्ड का खुद का कोई कर्मचारी नहीं होता है, मदरसा बोर्ड का खुद का संगठन नहीं होता। मदरसा बोर्ड के सभी सदस्य राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं, आप याद रखेंगे दोस्तों। और इसका कार्य तो आपको पता है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको उनकी तालीम देना, उनको शिक्षा देना। मुस्लिम समुदाय को तालीम देना, उनकी जो शिक्षा है मुस्लिम समुदाय को, उनको मुस्लिम समुदाय को उस हिसाब से शिक्षा देना, इसका काम होता है। मित्रों, अन्य स्वायत्त शासी संस्थाएं भी है। एक है RSCERT, हम इस पर विवेचना नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस पर एक पूरा वीडियो बनेगा RSCERT पर। दोस्तों एक है तीसरी संस्था RCEE, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इस पर भी हम वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत आएगा। एक दोस्तों RCSE, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इस पर भी नहीं बना रहे क्योंकि रमसा में आएगा। दोनों वर्तमान में बंद कर दिए गए हैं और इसके स्थान पर RCSHE बना दिया गया है, जो है राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये समसा में आएगा, इस पर भी हम लोग चर्चा नहीं करें क्योंकि इस पर तो पूरा चैप्टर आएगा। छठा दोस्तों, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, इस पर भी हम यहाँ चर्चा नहीं करें क्योंकि ये भी अलग पूरा चैप्टर आएगा। या मेरे ये बताने का उद्देश्य ये है कि देखो ये काउंसिल RSC, ये काउंसिल RSC, ये काउंसिल RSC, ये काउंसिल RSC, जहां काउंसिल आ गया यानी जहां परिषद आ गया, जहां बोर्ड आ गया, जहां मंडल आ गया, वो सारी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। यहां से मित्रों प्रश्न बन सकता है कि कौन सी संस्था राजकीय संस्था, सरकारी संस्था है और कौन सी संस्था स्वायत्त शासी संस्था है। तो आप लोग यहां तक की बात समझे होंगे शायद। ये सारी जो है हर एक पॉइंट पर एक वीडियो बनेगा, एक 1.5 घंटे का, यानी पूरा चैप्टर मानो आप इनको, तो ठीक है। लेकिन ये है सारी की सारी स्वायत्त शासी संस्थाएं, इनको आप एक बार नोट कर लो। वीडियो पॉज कर लेना। अब आगे आता है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर।
नेक्स्ट जो भी छठा सातवां आप लोग क्रम लगा सकते हैं। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर। दोस्तों जब हम लोग 8वीं 9वीं में पढ़ा करते थे ना, तब यदि आपको याद आ रहा हो तो राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं, ऐसी की पाठशालाएं खुली थी। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं का संचालन ये शिक्षा कर्मी बोर्ड ने ही खोली थी। उस टाइम गांव में खुली थी ये, वर्तमान में तो इनको मिला दिया गया, ये सरकारी संस्थाएं बना दी गई है और इनमें अस्थायी कर्मचारियों को रखा गया था। अस्थायी कर्मचारियों को दोस्तों वर्तमान में परमानेंट कर दिया गया है। हमारा दुर्भाग्य है कि उस टाइम अपने बच्चे थे, इसलिए हम लोग उसमें नहीं आ पाए थे, है ना। अब आता है नेक्स्ट, तो राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं का संचालन जो है वो राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड करता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब थोड़ा सा समझना, जो दूरस्थ और दुर्गम स्थान है, जैसे कई स्थान ऐसे हैं, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, विरल जनसंख्या घनत्व है, वहां स्कूल खोला जाना शायद पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए। ऐसी स्थिति में वहां पर सरकार की जो ये शिक्षा कर्मी बोर्ड है, ये छोटे छोटे स्कूल खोलती है। उन स्कूलों में क्या होता है, जो कर्मचारी है वो वहां के क्षेत्रीय युवक युवतियां होती हैं और वो क्षेत्रीय युवक युवतियां वहां के 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सारी व्यवस्था भी राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि दूरस्थ व दुर्गम स्थानों पर 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए कई बार एक कंफ्यूजन और होता है, ये बालकों वाला मैं भी बताऊंगा आपको क्या होता है। बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था करनी, और यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था होगी, यहाँ के स्थानीय यानी जो यहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय युवक युवतियां इन्हें शिक्षित करते हैं, इन बच्चों को शिक्षा देते हैं। कई बार ये होता है एजुकेशन मैनेजमेंट में कि सर आपने लिखा दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, क्या यहाँ बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है? तो मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, RTE 2009 की धारा 2 में बालक की परिभाषा में लिखा हुआ है कि बालक का अर्थ 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं दोनों हैं। यानी आप एजुकेशन मैनेजमेंट में बालक लिखते हैं तो इसका मतलब है 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका दोनों। तो आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये बालक है ये बालिका, ऐसे आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर क्या काम करता है, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं का संचालन करता था। दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था करवाता है और वहां पर स्थानीय जो युवक युवतियां हैं वो लोग उन्हें शिक्षा देते हैं। ये थे दोस्तों शिक्षा कर्मी बोर्ड के कार्य, आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, निदेशालय और सचिवालय में क्या अंतर है, शायद आपको पता हो। सचिवालय सचिव प्लस आलय, यानी ऐसा आवास जहां सचिव रहते हैं। सचिवालय का काम क्या है, सचिवालय मित्रों किसी भी नीति का निर्माण करता है और निदेशालय नीति का क्रियान्वयन करता है। आप लोग चाहो तो एक लाइन स्पेशल में डाल करके लिख सकते हैं कि निदेशालय ना सचिवालय में लिख लो नीति का निर्माण करता है और निदेशालय नीति का क्रियान्वयन करता है, नीति लागू करता है।
अब मैं आप लोगों को प्रमुख निदेशालय बता रहा हूं। प्रमुख निदेशालय, हमारा सचिवालय तो जयपुर है। महत्वपूर्ण निदेशालय कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। हमारे निदेशालय 3 ही जगह हैं, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। मुख्य रूप से बीकानेर कौन कौन से हैं? बीकानेर है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। बी के अन का मतलब बीकानेर है। दूसरा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। आपको पता है 2 बीकानेर में है, एक जोधपुर में है। जोधपुर में प्राविधिक तकनीकी शिक्षा निदेशालय, प्राविधिक तकनीकी शिक्षा निदेशालय, तकनीकी वाला जोधपुर में। इसके अलावा दोस्तों लगभग सारे जयपुर में है, जैसे राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय, राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर में है। अब जयपुर आएगा राजस्थान पंचायती राज निदेशालय, राजस्थान पंचायती राज निदेशालय जयपुर में है। नेक्स्ट भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय, पुस्तकालय निदेशालय जयपुर में है। भाषा एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर में है। भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय जयपुर में है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय ये भी जयपुर में है। अब सारे जयपुर में है। सतत एवं साक्षरता शिक्षा निदेशालय जयपुर में है। ये महत्वपूर्ण निदेशालय दोस्तों आप लोगों के सामने है। बीकानेर में 2 प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्राविधिक तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर में। इसके अलावा भाषा कॉलेज, पंचायती राज, भाषा पुस्तकालय, संस्कृत और साक्षरता के सभी के निदेशालय जयपुर में है। आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे आता है दोस्तों, अब का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 10-15 मिनट का और वीडियो बनेगा। आज का वीडियो छोटा ही है, करीब 1 घंटे के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन है अच्छा। जहां से कुछ नहीं निदेशालयों के नाम और इनके कार्यों का मैंने बनाया है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग बढ़िया तरीके से स्टार बना करके हेडिंग डालेंगे। शिक्षा संभाग, एजुकेशनल डिवीजन, शिक्षा संभाग। हमारे राजस्थान में संभाग 7 है, लेकिन शिक्षा संभागों की संख्या 9 है। शिक्षा संभागों की संख्या 9 है। इन 9 को याद कैसे रखेंगे? याद रखने का सीधा सा तरीका है, 7 संभाग याद रख लो। 2 जिले चूरू और पाली, ये 2 जो है वो संभाग नहीं है, लेकिन शिक्षा संभाग है। 7 संभाग आपको याद है बढ़िया तरीके से, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। 7 संभाग आपको याद है। 2 जिले और जोड़ देंगे, कौन कौन से? पाली और चूरू। तो पाली और चूरू संभाग नहीं है, लेकिन ये शिक्षा संभाग है, तो 9 हो जाते हैं। अब दोस्तों संभाग स्तर पर मुखिया यानी हेड, इस संभाग स्तर पर पहले उप निदेशक हुआ करते थे, वर्तमान में दोस्तों संयुक्त निदेशक हो गए हैं। संभाग स्तर पर मुखिया अब संयुक्त निदेशक हो गए हैं। उप निदेशक के लेवल के तो CDEO बना दिया गया है।
जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। दो नए संभाग है, नवीनतम संभाग है। नए संभाग कौन कौन से हैं? बीकानेर और पाली, ये 2013 में बने हैं, जो लेटेस्ट संभाग माने जा रहे हैं। लेटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप तो कहोगे सर जो 2019 में बना वो लेटेस्ट है, नहीं। नए का मतलब लास्ट में कौन से बने। बीकानेर और पाली जो है वो लास्ट के संभाग बने हैं। अब हम लोगों को संभाग याद रखने हैं, तो संभाग कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से जिले आते हैं, क्या चीजें हैं, हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है जयपुर संभाग। जयपुर के जिले याद रखने का तरीका है जा दौसा। जा का मतलब है जे का मतलब जयपुर, ए का मतलब अलवर, दौसा। जयपुर संभाग में 3 जिले आते हैं, जा दौसा, जयपुर, अलवर, दौसा। नंबर 2 जोधपुर संभाग। ये 9 संभाग है, 9 के जिले हमें याद रखने चाहिए। जोधपुर संभाग में 3 जिले आते हैं, याद रखना है जो बाजे। जो का मतलब तो जोधपुर तो हो ही गया, बा का मतलब बाड़मेर, जे का मतलब जैसलमेर। इस संभाग की एक खास बात है मित्रों, क्या खास बात है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल है जोधपुर संभाग का, सर्वाधिक क्षेत्रफल। कारण यहाँ जैसलमेर जैसे जिले आ रहे हैं, तो आप खुद ही अनुमान लगा लो, जैसलमेर आ गया यहाँ पर। नंबर 3 संभाग, ये तीसरा है चूरू। चूरू में तो शेखावाटी क्षेत्र है ही दोस्तों, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये तो आपको याद ही होगा। चौथा है बीकानेर संभाग। बीकानेर में एक ही रोड पर स्थित है, कौन कौन से? बीकानेर से आगे जाएंगे तो आएगा हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से 60-70 किलोमीटर आगे श्री गंगानगर। ये बीकानेर वाले हैं। नेक्स्ट कोटा। कोटा का तो आपको शायद पता हो, कोटा बाबू, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कई इनको ऐसे याद रखते हैं, कोझा बाबू। नंबर 6 उदयपुर संभाग, बहुत ईजी है। कैसे? इसमें 4 तो महाराणा प्रताप से संबंधित जिले आ जाएंगे, 4 के 4, और डूंगर बांस 2 चीज और याद रखेंगे इसमें। 4 तो याद आ जाएंगे, कौन कौन से? महाराणा प्रताप वाले। एक तो देखो उदयपुर खुद हो गया, उदयपुर। इसमें कुल 6 जिले हैं। अब महाराणा प्रताप से संबंधित प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। देखो अब आप 4 तो महाराणा प्रताप से संबंधित हो गए ना, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। अब एक डूंगरबांस का मतलब क्या हुआ? डूंगरगढ़, और एक है बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 6 जिले हैं। और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग उदयपुर है। सर्वाधिक जिले 6 जिले इसी में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जोधपुर है, सबसे ज्यादा जिलों वाला उदयपुर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद कैसे रखेंगे? जो जयपुर वाला जादौसा, जयपुर, अलवर, दौसा। जोधपुर वाले में जोधपुर है, बाड़मेर, जैसलमेर, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। चूरू शेखावाटी है, सीकर, चूरू, झुंझुनू। बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोझा बाबू। उदयपुर में 4 प्रताप वाले, डूंगर बांसवाड़ा। प्रताप वाले 4 कौन कौन से? उदयपुर खुद हो गया, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। 4 तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित हो गए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा जिले यहाँ पर है। आप लोग वीडियो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। अब आता है 7वां संभाग। 6 संभाग आपको याद हो गए,
अब है नंबर 7 पाली संभाग। अब देखो पाली जिला है लेकिन संभाग है, इसको कैसे याद रखेंगे? पाली मान लीजिए कोई है और इसके एक ट्रिक है मारवाड़ी में कि पाली को सिर जल गयो, तो याद क्या रखना आपने को? पाली को सिर जल गयो, धूप में गई पाली जिससे उसका सिर जल गया। तो कैसे याद रखेंगे? पाली में पाली खुद हो ही गया, पाली तो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? सिर सिरोई, जल से जालोर, पाली सिरोई और जालोर, ये 3 जिले हो गए पाली व सिर जिले। नंबर 8 अजमेर। अजमेर संभाग में, तो अजमेर को कैसे याद रखेंगे आप? आज भील टोकनी में नागा फिरे। मारवाड़ी की ट्रिक है ये भी। मैं कोई भील जाति पर नहीं कह रहा, भील है ये किसी बच्चे का नाम है, हमारे यहाँ पृथ्वी जी के मित्र का बेटा है, मेरे साथी है, उसका नाम है भील। और वो मतलब बच्चा है छोटा, तो कपड़े नहीं पहनता, तो इस पर हमने बना दिया है। तो आज का मतलब क्या हुआ? अजमेर। भील का मतलब भीलवाड़ा, टोकनी का मतलब टोंक, नागा का मतलब नागौर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इनको, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। 9वां संभाग आता है भरतपुर संभाग। भरतपुर, भरत मेरे भाई का नाम है, चाचा जी का बेटे का। और भरत के जब मुसीबत आती है ना, तो वह स्वाई को धोखता है। स्वाई कोई भगवान है उसका, ठीक है वास्तव में। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, भरत तुम स्वाई धोक। कैसे याद रखेंगे? भरत तुम स्वाई धोक। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, भरतपुर, स्वाई से स्वाई माधोपुर, दौर से धौलपुर, कैर से करौली, ये जिले आएंगे दोस्तों। तो ये ट्रिक मैंने बनाने का प्रयास किया है, आप लोगों को इससे कुछ आसान लगेगा मैटर। ये थे दोस्तों 9 संभाग और इनके जिले। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 2 दोस्तों पूरा हो जाता है। आप लोगों को दोस्तों ट्रिक कैसे लगी? अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि यहां से कुछ समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, कल दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा, और अब हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट रफ्तार पकड़ जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर केमिस्ट्री, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, पॉलिटिक्स साइंस, एजुकेशन मैनेजमेंट यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पूरा मैटर और हिंदी फॉर फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए जल्दी शुरू होने वाली है। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहे। आपने हमें सुना, आपने इतना अपना अमूल्य टाइम मुझे दिया, आपका धन्यवाद।